Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 28th of September 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have some questions based on the previous day session what we discussed in the last session. So first question है कि what is India's first mission to Venus कॉल्ड. इसका नेम जो है इन्होंने क्या रखा है, वीनस के लिए जो इंडिया अपना एक मिशन सेंड कर रहा है. सो दैट इज शुक्रयान 1. अनदर क्वेश्चन इज व्हेन इज द वीनस मिशन विल बी लॉन्च्ड या एंड प्लान टू बी लॉन्च. सो ये मार्च 2028 में इसका लॉन्च होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर द वीनस मिशन. वीनस मिशन के लिए एक्चुअल में टाइमलाइन क्या है, इसको ओरिजिनली 2023 के लिए प्लान किया गया था, बट अब अल्टीमेटली इसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा. मार्च में ये इसकी टाइमलाइन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन डू अर्थ एंड वीनस कम क्लोजेस्ट. सो 19 मंथ में ये एवरी 19 मंथ में वीनस और अर्थ दोनों क्लोजेस्ट आते हैं. दैट्स वाई 2028 का जो मार्च का टाइम है उसको हमने इसे लॉन्च करने के लिए भी रखा है. What technique will be used to slow the spacecraft? So स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को स्लो करने के लिए एरो ब्रेकिंग का यूज किया जाएगा. दैट इज अ स्पेशल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज वीनस एंड व्हाई वीनस इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर स्टडिंग अर्थ एवोल्यूशन. क्यों ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, इट्स ड्यू टू द सिमिलर मास डेंसिटी एंड साइज ऑफ द वीनस in when we are comparing this planet with Earth. So next question is which space agencies have announced Venus missions recently. Recently अगर हम बात करें तो different agencies ने अपने अपने space mission for Venus के लिए जो announcement उनके किए हैं. तो एक तो आपकी NASA है, ESA है, जापान है और रसिया है. अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई कर सकते हैं. ये बेसिक से क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट्स हुए हैं. सो यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि जो नासा है ये किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है, ESA ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, किस कंट्री की है, और आपको ये भी बताना है कि जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, और आपको प्लस ये भी बताना है कि रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नेम है. सो करेक्ट आंसर तो हमारे लिए इसमें हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज वीनस मिशन प्लान फॉर 2029. तो नासा का जो स्पेस मिशन है वीनस के लिए उसका नाम इन्होंने रखा है द विंसी, और यहाँ इसके लिए रिसर्च के लिए 2029 में ये लॉन्च होगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ESA's वीनस मिशन प्लान फॉर अर्ली 2030s के लिए इन्होंने जो प्लान किया है. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसके लिए है आपका एनविजन, ये इन्होंने अपने मिशन का नेम रखा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सैटेलाइट टू रीच वीनस ऑर्बिट. सो वीनस के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए इसको लग जाएंगे 140 डेज. सो ये तो थे आज के लिए आपके लिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे सेशन. नाउ अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के लिए. ये देखिए आप सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एशिया पावर इंडेक्स. रिसेंटली ये इंडेक्स जो है इसकी रिपोर्ट आई है, पब्लिश हुई है. नाम है इसका एशिया पावर इंडेक्स, और इसको रिलीज़ कौन करता है, तो ये है आपका लोवी इंस्टीट्यूट. लोवी इंस्टीट्यूट आपका है ऑस्ट्रेलिया का. कहाँ का है ये, ऑस्ट्रेलिया का ये इंस्टीट्यूट है. तो अब हम चलते हैं इस इंडेक्स के रिगार्डिंग में. क्यों हम इस इंडेक्स को यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसका रेलेवेंस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट से या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखो इस इंडेक्स में इंडिया को इस बार 3rd रैंक मिली है. किसमें, एनुअल. और ये रिपोर्ट कैसी है, यहाँ से और क्वेश्चन बन गया एक और कि ये जो रिपोर्ट है वो एनुअल रिलीज होती है. नाम है इसका एशिया पावर इंडेक्स. इट मीन्स इट इज़ प्रोवाइडिंग रैंक्स टू द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर पावर. कि एशिया पैसिफिक रीजन में ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं.
तो उनकी रैंकिंग करता है ये, तो रिलीज्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। तो ये जो लॉबी इंस्टीट्यूट है वो क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। नेक्स्ट हम कहें तो इंडिया को ये जो अचीवमेंट मिला है, इससे पहले जो जापान था, इन्होंने जापान को ओवरटेक कर लिया इंडिया ने फर्स्ट टाइम। इट मीन्स जापान हमेशा हमसे जो है आगे रहता था, और इस बार इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया, है ना। अब अगर हम इसके किस की पॉइंट्स की बात करें इस एशिया पावर इंडेक्स के रिगार्डिंग में, तो देखो इसको लॉन्च या इसको पब्लिश करता है लोबी इंस्टीट्यूट, और सबसे पहले इन्होंने इसको 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। ये क्या करता है, एनुअल मेज़र करता है, मीन्स एवरी ईयर ये मेज़र करता है क्या, पावर डायनामिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय पावर डायनामिक्स? पावर डायनामिक्स का मतलब है जो कंट्रीज़ हैं ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन, वो पावर के मैटर में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावर, हाउ दे आर इन्फ्लुएंशियल, तो उनके पास में कितनी इन्फ्लुएंशियल पावर है उसके बेसिस पर, और कौन से रीजन को ये जो है कवर करता है, तो एशिया पैसिफिक रीजन को। अगर आपको यहाँ से इसमें से क्वेश्चन बना दे कि जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें कंट्रीज़ आउट ऑफ एशिया के भी इंक्लूड हैं, मान लो हम बोल दें कि यूरोप के, नहीं, इसमें यूरोप के कंट्रीज़ इंक्लूडेड नहीं है, एशिया पैसिफिक रीजन के ही इसमें इंक्लूड हैं। इवेल्युएट्स 27 कंट्रीज़ को लेकर के ये अपना इवेल्यूएशन देती है पूरे के पूरे जो है एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है। क्या क्या एग्जामाइन करती है ये, उनकी एबिलिटी टू शेप एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन्स जो कंट्रीज की अपनी इन्फ्लुएंशियल पावर है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक वे है, उसका एक मीन्स स्ट्रक्चर है, क्या उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है इंडिया या कोई और कंट्री, तो उसके बेसिस पर इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको शेप कैसे कर सकते हैं। अनदर थिंग इज़ कि रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है तो इंडिया या तो उस पर कोई रिस्पॉन्ड ना करे, या दोनों ही कंट्रीज़ को एक न्यूट्रल लेवल पर वो रिस्पॉन्ड करे, और दोनों ही कंट्रीज़ को मीन्स इस तरीके से वो बोल पाए कि भाई वॉर करना ठीक नहीं है, और इस बार इंडिया ने कई बार इस पर बोला है। तो इट मीन्स इंडिया इतना पावरफुल तो है कि वो इजराइल को भी कह सकता है कि नहीं, मीन्स जो है आप वॉर मत कीजिए, वो रशिया को भी बोल सकता है कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो इट मीन्स इंडिया अपने आप में एक पावरफुल नेशन है, इन्फ्लुएंशियल नेशन है। इंडेक्स फोकसेस ऑन बोथ द मटेरियल कैपेबिलिटीज़ और इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटीज़। मीन्स अगर हम बात करें तो ये इसकी जो रैंकिंग होती है दो सेगमेंट में डिवाइड करता है ये, जिसके लिए जो पैरामीटर्स इसने डिसाइड कर रखे हैं। एक तो है कि भाई कंट्री के पास में मटेरियल कैपेबिलिटीज़ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मटेरियल कैपेबिलिटीज़। मटेरियल कैपेबिलिटीज़ मीन्स द रिसोर्सेज, दैट इज़ फिजिकल रिसोर्सेज, इट में इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी इंडस्ट्री का लेवल, आपके जो है जीडीपी का लेवल, आपकी पर कैपिटा इनकम, आपकी पीपीटी, आपकी अगर आप बात करें हम पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, उन सब के बेसिस पर ये चेक करता है हमारा एक कंट्री का एजुकेशनल स्टैंडर्ड, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इनोवेशन, मिलिट्री, उन सारी चीज़ों को देख करके बनता है कि हम मटेरियली कितने कैपेबल हैं। अनदर थिंग इनके पास में है जो इसमें जो इंक्लूड होती है, और वो है इन्फ्लुएंस दे एक्सर्ट। मीन्स अनदर कंट्रीज़ पर, इस वर्ल्ड पर, इस वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर वो कंट्री कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो आज के हम करंट सिनेरियो में बात करें, लास्ट 10 to 12 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो इंडिया की जो इन्फ्लुएंशियल पावर है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर, वो बहुत ही रैपिडली उसमें जो है ग्रोथ हुई है, और वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स जितनी भी चल रही है उस सबको इंडिया बहुत लेवल पर, मीन्स लार्ज लेवल पर अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट्स की कि दिस एडिशन ऑफर्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीजन,
कि इस रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मीन्स चाइना ज़्यादा पावरफुल है, रसिया या जो है आपका इंडिया या जापान या यूएसए या आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कौन कौन से ऐसे हैं, हालांकि कनाडा इसमें नहीं आता, तो ऐसे कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उसके तिमोर लेस्ट से फर्स्ट टाइम इसको इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। अब इंडेक्स इज डिवाइडेड इनटू रिसोर्स बेस्ड और इन्फ्लुएंस बेस्ड। सो दो ही इसके डिटर्मिनेंट हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। अब अगर हम रिसोर्स बेस्ड की बात करें, जिसके मैंने एग्जांपल यूज़ किए थे कि इकोनॉमिकली हम कितने कैपेबल हैं, हमारी कैसी इंडस्ट्री है, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, हमारे यहाँ जीडीपी कैसी है, और आपके यहाँ जो पीपी है, ट्रिपल पी जिसको हम बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसके सेंस में हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कितनी है कि अगर हम पे कोई अटैक होता है, हमसे वॉर होता है, तो हम उस सिस्टम को कैसे डील कर पाएंगे, कितनी लार्ज हमारी आर्मी है, क्या हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, हमारे कितने वेपन्स हैं, हम कितना डिफेंस बजट्स है, और हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कितने हमारे पास में वॉरशिप्स हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस, क्या इंटरकॉन्टिनेंटल मींस न्यूक्लियर वेपन, ये सब इंक्लूड में देखा जाता है कि हम मिलिट्रीली कितने कैपेबल हैं। नेक्स्ट है आपका रेजिलियंस। इसकी जो इंटरनल कैपेसिटी है किसी भी कंट्री की, कि अगर बाहर से हमारे अगेंस्ट में कुछ चीज़ें होती हैं तो हम उसको रेसिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, वो भी सेंस में देखा जाता है। नेक्स्ट आपका फ्यूचर रिसोर्सेज। सो प्रेजेंट के साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर हम सारे कंट्रीज़ को 2035 के बेसिस पर अगर हम देखें तो इन कंट्रीज़ की जो रिसोर्सेज की कैपेसिटी है अगर हम देखें तो उसमें उनका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, उसको लेकर के भी। नेक्स्ट है आपका फिर इसमें इन्फ्लुएंस बेस्ड डिटर्मिनेंट्स। ये तो फिजिकल पावर के बेसिस पर हो गए, फिजिकल या मटेरियल रिसोर्सेज के बेसिस पर हो गए। अब आते हैं कि उनकी मीन्स उनका जो इन्फ्लुएंस क्या है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स। तो एक तो हो गया इकोनॉमिक रिलेशंस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। मींस अगर इंडिया अपने यहाँ की मार्केट का एक्सेस अगर रोक दे तो बहुत सारे कंट्रीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वर्ल्ड की हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास। मींस हम वर्ल्ड के जो टॉप कंपनीज़ हैं उनके बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो कंज्यूमर्स को नाराज़ करे, ठीक है। सो इंडिया को कोई भी यहाँ पर क्या नहीं करना चाहेगा, नाराज़ नहीं करना चाहेगा। तो हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वर्ल्ड के साथ में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। फिर है हमारा डिफेंस नेटवर्क। डिफेंस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ में कैसे रिलेशंस हैं, जैसे हमारा रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हम उनसे जो है लेते हैं। प्लस हमारा इजराइल के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है, यूएसए के साथ, आपका ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ, आपका फ्रांस के साथ, जैसे राफेल वगैरह हमने वहाँ से परचेज किए। सो ऐसे सेंस में हमारा रिसोर्स के मैसेज मीन्स डिफेंस नेटवर्क में भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो क्या हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो उसमें भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस। वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इंडिया का कल्चर अपने आप में पूरे वर्ल्ड को एक वे दिखा सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है। जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम पर जो हैंड शेक था वो बिल्कुल बंद हो गया ड्यू टू कम्युनिकेबल नेचर ऑफ द डिजीज़। अगर हम बात करें कि एक नमस्ते का जो सिस्टम इंडिया ने दिया वर्ल्ड को, एक अच्छा किसी को ग्रीट करने का बहुत अच्छा सिस्टम है, अब तो इसको लगभग पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर चुका है। और बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, चाहे आपके पुतिन हों, आपकी जो है फ्रांस की चांसलर हों, जर्मनी की हों, इटली की हों, ये अब आप यूएसए में देखो, ये सब के सब क्या यूज करें, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, नमस्ते वाला, कि हाथ मिलाने का सिस्टम नहीं। तो उस लेवल पर हम प्लस हम वर्ल्ड को हम क्या आइडियोलॉजी दे रहे हैं, हमने बुद्धिज़्म के थ्रू आइडियोलॉजी दी पूरे वर्ल्ड को कि जियो और जीने दो, मींस पीसफुल लिविंग। हमने जैनिज़्म के थ्रू पूरे वर्ल्ड को आइडियोलॉजी दी कि हमें देखो किसी के अगेंस्ट में वायलेंस नहीं करना चाहिए, है ना, ये आइडियोलॉजी हमने दी। ऐसी बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी। हमने गीता के थ्रू बहुत कुछ दिया, ठीक है, धर्म का उपदेश दिया। तो प्लस हमारे कल्चर में हम देखते हैं कैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हमारा जो है क्लोथिंग का कल्चर हो, हमारे फूड का हो, तो उस पर भी हम अच्छा खासा इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में रखते हैं।
अब इस रिपोर्ट के अगर कंक्लूजन पर बात करें तो इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो इसने अभी अपना फुल पोटेंशियल तो अचीव नहीं किया है। इट मीन्स अगर अभी हमने फुल अपना पोटेंशियल अचीव नहीं किया है फिर भी हम थर्ड रैंक पर आ गए तो इट मीन्स अभी हमारे पास में बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। इंडिया के इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द लोबी इंस्टीट्यूट जो इस इंडेक्स को बनाता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि रिमेन्स वेल बिलो द लेवल्स प्रोमिस्ड बाय इट्स रिसोर्सेज। ये इंस्टीट्यूट का कहना है कि देखो इंडिया के पास में जितने रिसोर्सेज हैं उसके पास जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम देखें, उसके कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हमारा जो लेवल है वो बिलो है, हम काफ़ी नीचे हैं। मीन्स इनका ये कहना है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास में हैं उनको देखते हुए तो हमें फर्स्ट रैंक पर होना चाहिए था, कुछ ये कहना चाह रही है। तो अभी हमने अपना पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा जो है अचीव नहीं किया है। फर्दर ग्रोथ हैज एन मेजर पावर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की अगर हम बात करें तो यूएसए ने फर्स्ट रैंक अचीव की है इसमें और चाइना ने सेकंड रैंक, तो थर्ड पर आ गया है इंडिया जो कि थर्ड पर पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन को अभी तक इंडिया में ऐसे माना जाता कि इट्स अ कर्स, लेकिन इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि जो पॉपुलेशन है इंडिया के पास में यूथ पॉपुलेशन है वो कर्स नहीं है, वो एक बून है इंडिया के लिए, एक वरदान है। उसको ऐसे मत देखो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारे लिए केवल प्रॉब्लम है, नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया के लिए एक बून भी है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इंडिया की जो ग्रेट स्ट्रेंथ है एशिया में is the resources it brings from its huge population, land mass and economy। तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो एक आइडेंटिटी है, हमारा जो यूएसपी है वो क्या है, वो हमारी पॉपुलेशन है, हमारा लैंड मास है और हमारे पास में एक अच्छी इकोनॉमी है। तो हमारे लिए ये क्या है, ये सबसे पावरफुल डिटर्मिनेंट्स हैं जो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताए हैं कि इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास में ऐसा क्या है। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है जिसमें से हमारे पास में बहुत सारी यूथ पॉपुलेशन है, लैंड मास की हमारे पास कमी नहीं है, सारे टाइप्स के हमारे पास में लैंड है। मीन्स हम अगर ग्लेशियर्स की बात करें वो भी हैं, डेजर्ट भी हमारे पास में है ना, और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हमारे पास में है, आइलैंड्स भी हमारे पास में हैं, तो बहुत कुछ हमारे पास, अच्छी खासी रिवर्स हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस इंडेक्स को तो इंडिया ओवरटेक्स जापान थर्ड इन एशिया पावर इंडेक्स में। तो पहले जापान हुआ करता था तो अब जापान को हमने जो है क्रॉस कर दिया और हमने जो है 2.8 पॉइंट्स की इसमें क्या की, अपनी ग्रोथ की है लास्ट ईयर के सेंस में। यूएस के जो पॉइंट हैं 81.7 हैं, चाइना के हैं 72.7, जबकि इंडिया के जो पॉइंट्स हमने स्कोर किया है वो 39.1 का स्कोर किया है, 2.8 पॉइंट का हमने इसमें क्या है जो है ग्रोथ की है। जापान की अगर बात करें तो 4th पर आता है और ऑस्ट्रेलिया 5th पर आता है, रशिया 6 नंबर पर आ रहा है। मींस इतना पावरफुल कंट्री होते हुए भी अब रशिया जो है 6 नंबर पर, और हम रशिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। समझ रहे, रशिया कहाँ 6 रैंक पर और कहाँ इंडिया 3rd रैंक पर, जस्ट डबल की रैंकिंग हमने इंप्रूव कर ली है। और जापान से हम आगे हैं, ऑस्ट्रेलिया जिसको एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है उससे भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हमसे ऊपर अगर कोई है तो यूएस और चाइना है। इट मीन्स बाकी जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे हमारे आसपास में, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे कंट्रीज़ को तो हम उनसे अपने आप को कंपेयर ही ना करें। तो कंपेयर करो किससे, अपने से बड़े वाले से हमेशा कंपेयर करो अपने आप को, जिससे कि आप प्रोग्रेस कर सकते हो। सो ये रहा हमारे पास में आज के इस सेशन में एशिया पावर इंडेक्स, और इसकी समरी ये है कि इसको लोबी इंस्टीट्यूट जो है लॉन्च करता है, मींस रिलीज करता है। 2018 में इसका फर्स्ट जो है एडिशन आया था और इंडिया को इसको 3rd रैंक मिली है, यूएसए 1st पर है, चाइना 2nd पर है, जापान आपका 4th पर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और बाकी बेसिक से जो पॉइंट्स इसमें थे कि मटेरियल रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस के बेसिस पर इसका पूरा का पूरा एनालिसिस होता है और कंट्रीज़ को रैंक प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो दिस वाज फॉर टुडेज सेशन एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन फॉर नेक्स्ट डे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।